हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट टाइम हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम इसका लास्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिससे आपका हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे पूरी तरह से बाइंड अप हो जाएगा। ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेगा। हमने पिछली बार भी देखा था कि किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उस पैटर्न में ही हमने उसे स्टडी किया था। क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में भी बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप क्वेश्चन को भी ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद आंसर तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। ठीक है, ये वाला इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट आएगा आगे, ये हिमाचल प्रदेश के आने वाले डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए होगा यूजफुल। मेरा नाम रवनीत कौर है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे एसोसिएट होना चाहते हैं तो रवनीत कौर ऑफिशियल पे एसोसिएट हो सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट के बारे में है। ध्यान रखिए, दो टर्म्स आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ। एक होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और एक होता है फॉरेस्ट कवर। ये डिफरेंस इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन आएगी। फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में डिफरेंस क्या है? फॉरेस्ट कवर जो आपकी बाईएनियल मतलब 2 साल में एक निकलने वाली रिपोर्ट होती है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें यूज होता है। फॉरेस्ट एरिया हमारे किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में यूज होता है। देखिए, अगर सरकार के किसी खाते में लिखा हुआ है कि इस जगह पे फॉरेस्ट है, तो वो क्या है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। अब वहां पे पौधे हैं, ट्री हैं, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है तो वो सरकारी डॉक्यूमेंट में मेंशन है। लेकिन अगर फॉरेस्ट कवर की मैं बात करूं तो फॉरेस्ट कवर तब ही माना जाएगा उस एरिया में जब वहां पे ट्री की जो कैनोपी है वो कितनी होगी? मोर देन डेंसिटी जो है कैनोपी की वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए। कैनोपी आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जैसे ये होती है, ये कैनोपी कहते हैं हम इसको। इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, ट्री के जो इस वाले पोर्शन की, क्राउन की आप कह सकते हो, जो डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये वाला एरिया फॉरेस्ट कवर है, मतलब ये फॉरेस्ट के अंडर आता है। ये कहाँ यूज होता है? ये आपकी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में यूज होता है और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हमारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में यूज होता है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि फॉरेस्ट जो है हिमाचल प्रदेश के, उनका रिकॉर्डेड एरिया जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में, वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको बताना है कि ये स्टेट के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितने परसेंट है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगर आ जाए कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश में कितने परसेंट है, तो वो 68% है। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि फॉरेस्ट कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर किसके अकॉर्डिंग होता है? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2019 में जो आई थी, उसके हिसाब से जो फॉरेस्ट कवर है स्टेट का वो कितना है? 27.72%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 28%। इससे आपको क्या क्लियर होता है कि रियल में 28% फॉरेस्ट कवर है, बाकी जो रिकॉर्डेड है उसके हिसाब से तो हमारे पास 68% एरिया में जंगल ही जंगल है। तो जरूरी नहीं है कि 68% एरिया में हमारे पास हर जगह पेड़ पौधे हैं ही, बस वो रिकॉर्डेड है। लेकिन ओरिजिनली ये कितना है? 27.72। इसको हम कहेंगे फॉरेस्ट कवर, और ये 68% जो है वो क्या है? फॉरेस्ट एरिया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक टारगेट तय किया है। ये कहा है कि जो 27.72% हमारा क्या है? फॉरेस्ट कवर है, उसको हम बढ़ा के कितना करेंगे? 30% करेंगे। कब तक करेंगे? 2030 तक। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। हमने अपने पिछले लेक्चर में इकोनॉमिक सर्वे के हर एक एसडीजी को अच्छे से पढ़ा था। एसडीजी इंडेक्स में हमारा हिमाचल का क्या रैंक है वो भी स्टडी किया था, तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो 30% टारगेट सेट किया गया है फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने का बाय 2030 बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं तो ट्राई कीजिए आप नोट्स निकालें, हर चीज को समझें, उसके बाद आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको वो ज्यादा देर तक याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक वन संवर्धन योजना के बारे में। आपको बताना है ये सामुदायिक वन संवर्धन योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ही है। इस स्कीम के अंडर है क्या, देख लेते हैं। देखिए, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? सामुदायिक का मतलब क्या होता है? संगठन बना के करना।
इसमें हम कम्युनिटीज का जो पार्टिसिपेशन है इंश्योर करेंगे, लोकल कम्युनिटीज का, ताकि फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। लोकल कम्युनिटीज कंट्रीब्यूशन करेंगी, वो प्लांटेशन में हेल्प करेंगी, फॉरेस्ट की जो क्वालिटी है उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो उसमें हेल्प करेंगी। इससे क्या होगा, जो रूरल कम्युनिटीज हैं स्पेसिफिकली, वो जंगलों में ज्यादा रहती हैं, तो उनका नेचर के साथ जो बॉन्ड है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो हम नेचर को और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, तो फॉरेस्ट का जो वायलेशन होता है रूल्स का, या फिर फॉरेस्ट को जो काटा जाता है, ये सब जंगल में पेड़ काटे जाते हैं मतलब से, वो सब बंद हो पाएंगे। तो इसका जो पर्पस है वो क्या है, नेचर को मैन के और भी ज्यादा करीब लेके आना, ताकि कंट्रीब्यूशन जो है लोकल कम्युनिटीज का वो और भी ज्यादा हो सके फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्वत धारा स्कीम पे है। पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आया कि पर्वत धारा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है। आपको वो ऑप्शन में उत्तराखंड भी दे सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की ये स्कीम है। अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इस स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहला ऑप्शन कहता है कि इसमें हम जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो चुकी और डिप्लीटेड जो वाटर सोर्सेज हैं उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ताकि वो रिजुवनेट हो सके, उनको दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। इससे क्या होगा, इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर्ली इंश्योर की जा सकेगी बाय द स्लोप्स। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। पर्वत धारा, पर्वत से धारा बहेगी, ठीक है, स्लोप से हम पानी की जो फैसिलिटी है इरिगेशन की उसको इंश्योर करेंगे, किस तरीके से, रिजुवनेट करके अपने वाटर सोर्सेज को। सेकंड पॉइंट कहता है कि ये स्कीम जो है ये वैसे तो जल शक्ति डिपार्टमेंट की इंप्लीमेंटेशन है, इसको इंप्लीमेंट करने वाला डिपार्टमेंट अगर पूछा जाए तो जल शक्ति डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि जल शक्ति डिपार्टमेंट ही हर एक एरिया में पर्वत धारा को इंप्लीमेंट करता है, तो वो पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है वो इसको हर एक एरिया में इंप्लीमेंट नहीं करता। फॉरेस्ट एरिया में इस स्कीम को कौन सा डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करता है, आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये पॉइंट सही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट एरिया में इंप्लीमेंट करेगा, इन द रेस्ट ऑफ एरियाज आपका जल शक्ति डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करेगा। दोनों ही पॉइंट सही हैं, सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट पे है। क्लाइमेट प्रूफिंग मतलब क्लाइमेट से कैसे हम बचा के अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से कैसे बचा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इश्यूज से। हिमाचल प्रदेश का ये प्रोजेक्ट आपको बताना है कौन सी कंट्री की KFW बैंक जो है वो असिस्ट कर रही है, पैसा दे रही है वो इस प्रोजेक्ट में। KFW बैंक, अगर बैंक का नाम पूछा जाए, ये बैंक कौन से कंट्री की है आपको ये बताना है। और एक चीज जो आप और ध्यान रखेंगे, देखिए मैंने आपको कहा था क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखिए ये प्रोजेक्ट जो है इसका नाम देके आपको पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट हो रहा है हिमाचल प्रदेश के। तो ध्यान रखिए ये 2 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट हो रहा है, जिनका नाम है चंबा और कांगड़ा। चंबा कांगड़ा में ये क्लाइमेट प्रूफिंग वाला प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा है। कितने साल के लिए हो रहा है, अगर ये पूछें तो ये 7 साल के लिए इंप्लीमेंट होगा। इसमें KFW बैंक आपकी जो है वो असिस्ट कर रही है हिमाचल प्रदेश को, और ये बैंक आपकी कौन सी कंट्री की है, ये आपकी जर्मनी की है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो जर्मनी के साथ मिलकर ये चलाया जा रहा है इन द डिस्ट्रिक्ट चंबा एंड कांगड़ा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। मतलब हम इकोसिस्टम को भी मैनेज करेंगे और हम लोगों को क्या है, लाइवलीहुड भी इंश्योर करेंगे, काम धंधा भी देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब जंगल में हम काम ही करने ना जाने दें उनको और हमें ये लगे कि इससे तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सब नहीं, हम दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करेंगे। और ये प्रोजेक्ट की जो आपकी टाइमलाइन है वो कितनी है, 8 साल। देखिए हर एक प्रोजेक्ट की अगर मैंने टाइमलाइन डाली है तो ये उन्हीं प्रोजेक्ट की डाली गई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 साल ये प्रोजेक्ट है, पिछला वाला क्लाइमेट प्रूफिंग वाला 7 साल वाला प्रोजेक्ट था, तो 8 साल मतलब 2018 से लेके मान के चलिए 26 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। अब इसमें आपको बताना है कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है वो कितने करोड़ रुपए का असिस्टेंस दे रही है। असिस्टेंस कौन सी कंट्री किस प्रोजेक्ट में दे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले में जर्मनी दे रही थी और इस वाले इकोसिस्टम और लाइवलीहुड वाले प्रोजेक्ट में आपको जापान असिस्टेंस दे रहा है। किसको, हिमाचल प्रदेश को। तो ये कितने करोड़ की असिस्टेंस है, ये आपकी 800 करोड़ की असिस्टेंस है।
तो 800 करोड़ का असिस्टेंस दिया जाएगा इकोसिस्टम मैनेजमेंट और लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जो कि 8 साल के लिए चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ये बताना है कि कौन सी इंटरनेशनल ऐसी बॉडी है जो कि हिमाचल प्रदेश के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर को, ये प्रोजेक्ट का नाम है, इस प्रोजेक्ट को क्या करेगी, 650 करोड़ रुपए का क्या देगी, सपोर्ट देगी। इतना अमाउंट एक इंटरनेशनल बॉडी इन्वेस्ट करेगी इस प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखेंगे, रेन फेड एग्रीकल्चर को, क्लाइमेट रेन फेड एग्रीकल्चर क्या होता है, जो रेन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो क्लाइमेट रिजिलिएंट बनाना है हमें, क्योंकि हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। उससे प्रिवेंट करने के लिए हम कौन से तरीके अपनाएंगे, इसके लिए इन्वेस्टमेंट एक इंटरनेशनल बॉडी ने दिया है, वो है 650 करोड़ का। आपको उस बॉडी का नाम बताना है, उस बॉडी का नाम क्या है, तो आपका सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक कितने करोड़ का क्या दे रही है, असिस्टेंस दे रही है इस प्रोजेक्ट में, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में, तो वो है 650 करोड़ का। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ रहा है कि 100% जो इन्वेस्टमेंट है उसमें वर्ल्ड बैंक ने कितना परसेंट शेयर दिया है। ये देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 80% जो पैसा है वो लोन के थ्रू है, मतलब 80% पैसा वर्ल्ड बैंक दे रही है, 20% जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है इस प्रोजेक्ट में। अगला क्वेश्चन जल जीवन मिशन पे है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी भी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। देखिए आप इसमें सही ऑप्शन बताएंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल जीवन मिशन को लॉन्च किया कितने लागत से, 3.5 लाख करोड़ की लागत से, ये पॉइंट सही है। सेकंड कहता है कि इसका जो एम है वो क्या है कि हम हर एक रूरल हाउस होल्ड में, ध्यान रखिए पॉइंट रूरल, ग्रामीण घरों में हम क्या देंगे, हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन देंगे, मतलब नल का जल दिया जाएगा रूरल हाउस होल्ड में। अगर यहाँ पे अर्बन बोल दे तो गलत होगा, ये पॉइंट वैसे भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वो जो रूरल हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन दिया जाएगा वो 2026 तक नहीं दिया जाएगा, 2024 तक दिया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट तो रॉन्ग है। अब सेकंड गलत है तो एलिमिनेशन से कर देते हैं, सेकंड पॉइंट यहां से हटा दीजिए, यहां से हटा दीजिए और यहां से हटा दीजिए। मेरा सही आंसर क्या आ गया, 1 और 3। अब मुझे थर्ड अगर नहीं भी पता तब भी मेरा पॉइंट सही हो जाएगा। थर्ड एक बार देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम जो रूरल हाउस होल्ड को ये टैप वाटर देंगे हम 2022 तक ही दे देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। नेशनल लेवल पे 2024 तक देने की बात हुई है और हिमाचल ने कहा है कि हम 2 साल पहले ही ये टारगेट अचीव कर लेंगे। वेरी गुड, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 3 जो है वो राइट है। ध्यान रखिएगा, रूरल हाउस होल्ड को देना है 2024 तक देना है, ये है इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट। हिमाचल की सरकार ने कितने साल पहले कह दिया कि हम 2022 तक दे देंगे, मतलब 2 साल पहले हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो आपका सही आंसर क्या आ गया है, आपका सही आंसर है 1 और 3। यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है कि अभी तक अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 75.53% पॉपुलेशन को ऑलरेडी ये टैप वाटर के कनेक्शन दे दिए हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी बची हुई और पॉपुलेशन है जिसको वो 2022 तक दे देगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। शाह नहर प्रोजेक्ट आपको बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के। ध्यान रखिए ये प्रोजेक्ट है क्या, ये प्रोजेक्ट आपका मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अलावा ये इकलौता मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अगर ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में कितने मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं तो एक ही है जिसका नाम है शाह नहर प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जिसमें हम इरिगेशन फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से, कोई डैम बना दिया, मतलब लोगों को पानी जाए उनकी नहरों में, कैनाल्स बना दी, ये सब इस तरीके से हम इरिगेशन सप्लाई देते हैं। तो शाह नहर प्रोजेक्ट आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेजर है। मीडियम देख लेते हैं, थोड़े से आप नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये मेंशन थे इकोनॉमिक सर्वे में। अगर पूछा जाए मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं, चांगर एरिया कौन से, चांगर एरिया मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो बिलासपुर में है, ठीक है। सिद्धार्था किस में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बाल वैली लेफ्ट बैंक जो है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका प्रोजेक्ट है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके मीडियम इरिगेशन है। इकलौता मेजर इरिगेशन आपका है शाह नहर प्रोजेक्ट। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए प्रपोजल दिया गया है अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ का। प्रोजेक्ट का नाम क्या है,
रिड्यूसिंग ग्लेशियल आउटबर्स्ट एंड फ्लड रिस्क इन पार्वती वैली। एक डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। उस डिस्ट्रिक्ट में हम क्या करेंगे, ग्लेशियल आउटबर्स्ट। ग्लेशियल आउटबर्स्ट एक फिनोमिना होता है, जैसे मानिए कोई ग्लेशियर है, यहाँ पे ग्लेशियर में भी बहुत सारी लेक्स होती हैं, ठीक है, या फिर आप मानिए ग्लेशियर के नीचे कोई नदी है, कोई नहर है, कुछ भी बह रही है, अगर ग्लेशियर का टुकड़ा इसमें आके गिर गया तो यहाँ पे फ्लड आना तय है। तो यही हम ग्लेशियर आउटबर्स्ट के नाम से जानते हैं। किसी भी फॉर्मेट में आ जाए पर उस फ्लड में ग्लेशियर का अगर कंट्रीब्यूशन है तो हम उसको ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। इसको रोकने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है वो 20 करोड़ उसके लिए दे दिया गया है। आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जिसमें ये जो प्रोजेक्ट है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की मंजूरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने दे दी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका ग्लेशियर आउटबर्स्ट को रोकने के लिए, ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये किस नेशनल प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड है ये प्रोजेक्ट? एक नेशनल प्रोग्राम है हमारा, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये काम करता है क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग कोई भी फंडिंग चाहिए, जैसे मानिए क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट आ रहे हैं किसी एरिया में, तो हमें वहां इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इस फंडिंग के थ्रू हमें वहां इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, हम वहां पे चेंजेस ला सकते हैं। तो इसी के अंडर ये 21 करोड़ का जो 20 करोड़ का अमाउंट है वो रिड्यूसिंग ग्लेशियल आउटबर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कुल्लू को दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल इको विलेज स्कीम। ये स्कीम जो है आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कहता है, पहली बात ये है आपकी हिमाचल प्रदेश की स्कीम, डायरेक्टली स्टेट पूछी जाए तो हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। पहले ऑप्शन में ये कहा गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत हम क्या करेंगे, लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल लेके आएंगे। लो इम्पैक्ट, किस पे कम इम्पैक्ट करना है? हमें अपनी अर्थ पे, इकोलॉजी पे कम इम्पैक्ट करना है। कैसे कम इम्पैक्ट करेंगे? जैसे मैं प्लास्टिक की बॉटल यूज करती हूँ, मैं उसे रोकूंगी, बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है प्लास्टिक एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। कोई स्मोक कर रहा है, जंगल में जाके आग लग जाएगी, वो सारी चीजों को हमें क्या करना है, स्लो डाउन करना है, खत्म कर देना है। तो उसको बोलते हैं लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल, जिससे मेरी इकोलॉजी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये जो मॉडल इको विलेज स्कीम है, इसके अंतर्गत हम लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब हमने इकोलॉजी पे कितना अपनी छाप छोड़ दी, अच्छी छाप नहीं, बहुत ही गलत छाप, जैसे हम नुकसान कर रहे हैं इकोलॉजी को, उसको हम 50% तक कम करेंगे, ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हमें कम करना है। अगर ये कम होगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम होने से क्या होगा, हमारी इकोलॉजी और भी ज्यादा, बायोडाइवर्सिटी और भी ज्यादा अच्छी होगी। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, नाम से ही क्लियर होता है, मॉडल इको विलेज, इको फ्रेंडली विलेज होंगे। पहला पॉइंट सही है। सेकंड कह रहा है कि इस स्कीम के अंतर्गत 50 लाख रुपए जो हैं वो अगले 5 साल तक यूज किए जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होंगी, हर चीज चाहिए होगी, तो उसके लिए 50 लाख रुपए तय किया गया है 5 साल के लिए। उसके आधार पे विलेज को सिलेक्ट करके क्या किया जाएगा, मॉडल इको विलेज में लाया जाएगा और इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये पॉइंट भी सही है। अमाउंट ध्यान रखेंगे 50 लाख है। कितने साल के लिए स्कीम है? 5 साल के लिए है, 50 लाख रुपए अमाउंट के तौर पे। तो ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि अभी तक कितने डिस्ट्रिक्ट में, ऑलरेडी कितने डिस्ट्रिक्ट में ये जो स्कीम है आपकी मॉडल इको विलेज स्कीम, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, कितने विलेजेस में ये जो स्कीम है मॉडल इको विलेज, इसको क्या कर लिया गया है, इंप्लीमेंट कर लिया गया है। मतलब कुछ विलेज जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे जिस जगह पे ये मॉडल इको विलेज स्कीम इंप्लीमेंट होगी। तो अभी तक कितने ऐसे विलेज हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं इस स्कीम के अंतर्गत? तो वो आपके 15 गांव हैं। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 गांव मॉडल इको विलेज स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो 2.5 मेट्रिक टन पर डे का बायोमिथेनेशन प्लांट जो है वो लगा रही है। आपको ये बताना है ये प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है और इस प्लांट में किया क्या जाएगा, बायोमिथेनेशन कैसे की जाएगी। हॉर्स का जो डंग होता है या फिर होटल्स और जो भी रेस्टोरेंट से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है, जैसे खाना वाना हो गया, किसी का वेस्ट हुआ, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया से कोई वेस्ट आ गया, उससे क्या है बायोगैस जनरेट की जाएगी। तो
तो ध्यान रखिएगा, बायोमिथेनेशन प्लांट मतलब हम बायोटिक मेथड्स को यूज करके वो सारे फॉर्मूलाज देख के हम क्या बनाएंगे, बायोगैस को डेवलप करेंगे। और एंड टू एंड बेस को हम कलेक्शन जो है वो इंश्योर करेंगे वेस्ट का, कि वेस्ट प्रॉपरली कलेक्ट हो ताकि बायोगैस को इनपुट जो है वो रेगुलरली मिल सके। तो ये कौन सी जगह पे सेटअप हो रहा है ये आपको बताना है। और इसकी आप कैपेसिटी ध्यान रखेंगे, 2.5 इसकी कैपेसिटी है MTPD मेट्रिक टन पर डे। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 1, मतलब ये कुफरी में, कुफरी कहाँ है, शिमला में, ये बायोमिथेनेशन प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टेट है जो हिमाचल प्रदेश का, उसने इंडस्ट्रियल ग्रोथ तब अटेन करी जब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो थे वो एग्जिस्टेंस में आ गए। मतलब पूरी स्टेट में इंडस्ट्री सेंटर्स जो हैं वो जगह जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप कर दिए गए थे, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ। और ये जो स्कीम थी सेंटर सेटअप करने की, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। तो आपको ये बताना है साल कौन सा था वो, जब इंडस्ट्रियल का ग्रोथ जो है स्टेट में उसका मोमेंटम बढ़ गया और वो ग्रोथ ज्यादा होने लगी, वो साल बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, 1978 के बाद से ही हिमाचल की सरकार में, हिमाचल गवर्नमेंट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा गया। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये लाइन जो है इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है। 1978 के बाद ही इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जो थे वो डेवलपमेंट में आए थे, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है हिमाचल प्रदेश में वो बढ़ा था। अगला क्वेश्चन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग पे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग अलग होती है, ये रैंकिंग एक इंटरनेशनल बॉडी करती है डेवलप, ठीक है। कौन सी इंटरनेशनल बॉडी करती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपने रेगुलरली इकोनॉमिक सर्वे का जो है बुकलेट वो पढ़ा हुआ है, या फिर आप रेगुलरली करंट अफेयर जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कौन सी बॉडी जो है इसकी रैंकिंग रिलीज करती है। ये जो रेटिंग है ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिलीज करती है, ये एक अलग रेटिंग है। इसमें ये देखा जाता है कि हर एक स्टेट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि कितनी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी है स्टेट की, जिसकी वजह से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती हैं, नए नए वेंचर ओपन हो सकते हैं बिजनेस के। तो वो सारी रेटिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है। आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का कौन सा रैंक रहा है इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग में। तो देखिए रैंक कितना है, 7th रैंक है किसका, हिमाचल प्रदेश का। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का 7th रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज करी। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी पोर्टल है स्टेट गवर्नमेंट की जिसके थ्रू हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, प्रोजेक्ट जो भी चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है। मॉनिटरिंग मतलब पूरा देखेंगे कि प्रॉपरली प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनको फंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो वो आपका है हिम प्रगति पोर्टल। तो हिम प्रगति पोर्टल के बारे में आप ध्यान रखेंगे। हिम प्रगति जो पोर्टल है वो आपका हेल्प करता है प्रॉपर गवर्नमेंट को अपने हर एक प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने में, जिससे कि ये पता लग पाए कि प्रॉपरली डेवलपमेंट जो है वो स्टेट के प्रोजेक्ट्स का हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि अगर ये डेवलपमेंट नहीं होगा तो जो बिजनेस वेंचर या इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपरली नहीं आएंगे। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग है, इसमें पिछले साल हिमाचल प्रदेश का जो रैंक था उससे इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो यस इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि पिछले साल 16th रैंक था हिमाचल प्रदेश का और इस साल 7वां है, तो काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ सेक्टर आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा हब बन रहा है कंट्री में, किस चीज का सबसे बड़ा हब ये डेवलप हो रहा है। मतलब ये पूरा सेक्टर, अगर आप बद्दी से चलेंगे और आप नालागढ़ तक जाएंगे तो पूरे रास्ते में आपको एक सेक्टर की फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी या उसी सेक्टर के आपको मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से एक बड़ा सेक्टर बन रहा है आपका किस चीज का, फार्मास्यूटिकल का, दवाइयों का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा हब बन रहा है ये पूरा बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ सेक्टर। ध्यान रखिए ये केवल कंट्री में ही नहीं, इवन अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे देशों के लेवल पे भी ये एक ऐसा सेक्टर बन रहा है जहां पे फार्मास्यूटिकल ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश जो है वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे बड़ा हब जो है वो इमर्ज हो रहा है। डेफिनेटली हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ठीक है, कि ये ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे जा रहा है, फार्मास्यूटिकल का पूरा हब बन रहा है। तो बस आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश
पूरे एशिया में फार्मा प्रोडक्ट्स की जो नीड है उसको मीट करता है, तो कितने परसेंट जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो पूरे एशिया में जाते हैं फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कितने परसेंट जो है वो फार्मा प्रोडक्ट्स की डिमांड को मीट करता है ऑल अक्रॉस द एशिया। एशिया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एशिया में ही जो जा रहा है मैक्सिमम शेयर हिमाचल प्रदेश से वो फार्मास्यूटिकल का जा रहा है। तो आपका आंसर है 35% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे जो डिमांड है फार्मास्यूटिकल की पूरे एशिया में उसका 35% हिस्सा कौन मीट करता है? आपका हिमाचल प्रदेश, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया में सबसे बड़ा शेयर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की डिमांड को मीट करने का एशिया में, किसके थ्रू? हिमाचल प्रदेश के थ्रू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि एशिया में फार्मास्यूटिकल की डिमांड को मेट करने के लिए इंडिया का कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री के, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होगी, आपकी रिफाइनरी होगी, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे जो हैं वो स्टेट की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इससे हमें किससे पता लगता है? आईआईपी से पता लगता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कंट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए, कंपाइलेशन के लिए हम जो बेस ईयर यूज करते हैं वो है 2011-12। ये पॉइंट भी सही है। बेस ईयर क्या होता है? एक्चुअल में बेस ईयर से हमें ये पता लगता है कि उस साल के कंपैरिजन में प्रेजेंटली, जैसे 2021 में कितनी ग्रोथ हुई है हमारे इंडस्ट्रीज में। हमने यही साल क्यों डिसाइड किया? क्योंकि 2011-12 में हो सकता है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो कम हो सबसे ज्यादा। अगर इन्फ्लेशन किसी भी चीज में ज्यादा होता है तो उस चीज का दाम बढ़ जाता है, और बढ़े हुए दाम से हमें ये लगता है कि इस चीज की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्राइस उसके इसलिए बढ़े क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ी पर प्राइस बढ़ गए, क्योंकि शायद डिमांड सप्लाई का इशू हो गया, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। लेकिन हमें चेक करना होता है कि स्टेट लेवल पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो हम प्रोडक्शन तभी चेक कर पाते हैं जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं और हम इन्फ्लेशन को कांस्टेंट कर देते हैं। तो 2011-12 बेस ईयर लेके हम कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट सबसे मिनिमम दिखे और हमें रियल टाइम में पता लग सके कि कितनी ग्रोथ हुई है हमारी इंडस्ट्रीज की, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसमें दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो आंसर नंबर 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये एक्चुअल में आपको क्या बताता है? लेबर फोर्स का कंट्रीब्यूशन बताता है, कितनी लेबर फोर्स वर्किंग है नहीं है पूरे इंडिया में। ये सर्वे 2017 के आसपास से शुरू हुआ था। ध्यान रखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आपका पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे है कंट्री का। अगर क्वेश्चन आ जाए पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे कौन सा है कंट्री का, तो वो PLFS है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया। आप ये बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है ऑल इंडिया के कंपैरिजन में। ऑल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? 5.8%। ये आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ग्राफ से आपको चीजें ज्यादा ध्यान रहेंगी। हिमाचल प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2 है, इंडिया का कितना है? 5.8। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ज्यादा है या कम है हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट ऑल इंडिया लेवल से कम है, ठीक है। तो 5.2 आपका सही आंसर होगा। और अगर ये पूछा जाए कि जो नेबरिंग स्टेट हैं जैसे पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हिमाचल प्रदेश से ज्यादा है या कम, तो ध्यान रखिए इन सभी से, ठीक है, प्लस ऑल इंडिया लेवल से हिमाचल प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम है। तो 5.2 सही होगा। हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो भी किसमें ज्यादा है? हिमाचल प्रदेश में काफी हद तक ज्यादा है कंपेयर टू नेबरिंग स्टेट, इसके आसपास के स्टेट से, ठीक है। और यूजुअल स्टेटस जो यहाँ पे लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये मेथड्स होते हैं डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के। यूजुअल स्टेटस में हम ये देखते हैं कि 365 दिनों में से मैक्सिमम टाइम तक कोई वर्किंग रहा है या नहीं रहा। अब हो सकता है कि वो सिर्फ 10 ही दिन उसने काम किया हो तो वो एम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा, लेकिन उसने मेजर पोर्शन मतलब 365 में से मैक्सिमम दिन काम किया है तो वो एम्प्लॉयड होगा। तो ये डिफरेंट मेथड है PLFS के कैलकुलेट करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को। तो इस मेथड के अंडर 5.2% आपका किसका है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? हिमाचल प्रदेश का। ये चार्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें जिसको हम ध्यान रखेंगे।
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? ये डायरेक्टली क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब कितना पार्टिसिपेशन है लेबर्स का इकोनॉमी में। ये कैसे कैलकुलेट होता है कि एम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं, हम एम्प्लॉयड भी देखते हैं प्लस हम अनएम्प्लॉयड पर्सन भी देखते हैं। अब अनएम्प्लॉयड जो हैं वो नौकरी चाहते हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रही, तो हैं तो वो भी लेबर फोर्स का ही हिस्सा, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। ध्यान रखिए जिसमें हम एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों देखेंगे वो आपका होगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आपका रेट आ जाएगा। अगर ये पूछा जाए वर्कर पॉपुलेशन कितनी है, तो वर्कर कैसे पता लगेगी? हम सिर्फ एम्प्लॉयड पर्सन देखेंगे जो कि काम कर रहे हैं। किसके कॉन्टेक्स्ट में? टोटल पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में। जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से हम देखेंगे एम्प्लॉयड कितने हैं, तो वो हो गया वर्कर पॉपुलेशन रेशो। प्रपोर्शन अनएम्प्लॉयड, ये कैसे चेक होगा? हम अनएम्प्लॉयड पर्सन देखेंगे किसके कॉन्टेक्स्ट में? टोटल पॉपुलेशन में, कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो हो गया प्रपोर्शनल अनएम्प्लॉयड। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए, देखिए रेट और प्रपोर्शन दोनों अलग हैं। अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट जो रेट होता है उसमें हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन देखते हैं, उनको डिवाइड करते हैं एम्प्लॉयड पर्सन से, प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन भी देखते हैं, फिर उनको टोटल पॉपुलेशन से भी डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिए ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे चेक होता है? हम अनएम्प्लॉयड पर्सन देखेंगे, उनको डिवाइड करेंगे एम्प्लॉयड से, ठीक है, फिर हम प्लस कर देंगे अनएम्प्लॉयड देखेंगे टोटल पॉपुलेशन से, इसको ऐड करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि नवधारणा जो कि योजना है किसकी? हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की, ये किसको ट्रेनिंग देने के लिए चलाई गई है, ये आपको बताना है। ये क्या करेगी? इंश्योर ये एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स देगी। किनको देगी? ये आपके जो कॉलेज के यूथ हैं जो कि समझिए कि अभी अभी पास आउट हुए हैं, उनको नई नई स्किल दिखाना, उनको ये बताना कि वो खुद भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये सारी स्किल्स किस योजना के अंडर दी जाएंगी? आपकी नवधारणा के अंडर। अगर ये क्वेश्चन आए कि नवधारणा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो वो हिमाचल प्रदेश की है। किस चीज के लिए है? एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, स्किल्स देने के लिए, किनको? यूथ ऑफ द कॉलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है, ये आपको बताना है, और ये पूरा गवर्नमेंट सेक्टर का प्रोजेक्ट होगा। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट है। हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये HPPCL के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट एक सेक्टर है, एजेंसी है, उसके द्वारा ये लगाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी अगर पूछी जाए तो 5 मेगावाट होगी। बैराडोल सोलर पावर प्लांट इसका नाम होगा, और ये नैना देवी श्राइन के पास लगेगा जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। निष्ठा एक सर्विस ट्रेनिंग है एलिमेंट्री लेवल पे, ये किसके लिए है ये आपको बताना है। इसमें ट्रेनिंग दी जाती है आपको। एलिमेंट्री लेवल कौन सा होता है? स्कूल में जो लेवल होते हैं, सेकेंडरी, एलिमेंट्री, ये सारे लेवल्स हैं। तो ये किनके लिए है? ये आपके टीचर्स के लिए है। निष्ठा एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर, ताकि वो स्कूल्स में क्या कर सकें? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। हर घर पाठशाला प्रोग्राम आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है। हर घर पाठशाला मतलब कि हर घर ही अब एक पाठशाला में तब्दील किया जाएगा। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को प्रॉपरली और एक लेवल अप लेके जाया जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से क्या हुआ, एजुकेशन पे सबसे बुरा असर देखने को मिला है। तो ये आपकी जो प्रोग्राम है, ये आपका स्कीम जो है, ये हिमाचल प्रदेश की है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान रखेंगे। देखिए, पहली बात ये हिमाचल प्रदेश की है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड बोर्ड सिस्टम भी यूज किया गया है, जिसमें पेपर चेकिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, और चेक करने के बाद पेपर्स को क्या है, प्रॉपरली सेव किया जा सके। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो प्रोग्राम है ये फॉर्मल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है सारे ग्रेड्स के लिए, मतलब हर एक ग्रेड के लिए, फॉर ऑल ग्रेड्स, मतलब पूरी जो स्कूल्स के ग्रेड हैं, फॉर्मल तरीके से अब ऑनलाइन एजुकेशन होगी। एक काम चलाऊ टाइप नहीं है कि कोविड की कोविड ही चलेगी, नहीं, फॉर्मल तरीके से प्रॉपरली चला दिया गया हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पहला स्टेट बना जिसने पूरे तरीके से फॉर्मली अपनी ऑनलाइन एजुकेशन लॉन्च कर दी सारे ग्रेड्स के लिए इन द ऑल गवर्नमेंट स्कूल। सारे गवर्नमेंट स्कूल में ये ऑनलाइन एजुकेशन चलेगी। प्राइवेट सेक्टर में हम सब जानते हैं जूम क्लासेस होती हैं, हर एक चीज होती है, लेकिन
अब जो ऐसे एरियाज हैं रिमोट जहाँ पे नेट की भी फैसिलिटी अच्छे से नहीं आती, बहुत कम मात्रा में नेट है, तो वहां के लिए ये हर घर पाठशाला बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। और ये फॉर्मली लॉन्च किया गया ताकि हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंच सके, कोविड का कोई असर ना हो। इसके अंडर आप मान सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, फिर डिफरेंट ऑनलाइन वेब पेज लॉन्च किए गए जिसमें फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया गया। तो इससे जो भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको प्रॉपरली एजुकेशन दिया जा सकेगा। वन स्टॉप सेंटर एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो आपको ये बताना है कि ये किसको सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये आपकी विमेन के लिए है, ठीक है। एक्चुअल में ये स्कीम है क्या, कोविड के टाइम ये देखा गया, NHRC की भी रिपोर्ट आई, नेशनल विमेन कमीशन की भी रिपोर्ट आई कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो वन स्टॉप सेंटर जो है एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए है। अगर किसी विमेन पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो इस सेंटर पे डायरेक्टली कॉल कर सकती है, कांटेक्ट कर सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई। और प्रेजेंटली ये हिमाचल प्रदेश के जो हर एक हेडक्वार्टर हैं डिस्ट्रिक्ट के, वहां पे वन स्टॉप सेंटर जो है डेवलप किए गए हैं। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वन स्टॉप सेंटर आपको पक्का देखने को मिलेगा फॉर द असिस्टेंस ऑफ विमेन। अगला क्वेश्चन मुख्यमंत्री एक बीघा स्कीम के बारे में है। ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है, आपको इसमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन कहता है कि ये NRLM और MG नरेगा के बीच का कन्वर्जेंस है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, रूरल लेवल पे गांव के इलाकों में लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाएगा। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल दिए, ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिया, किसी ने बस चलानी है, कुछ चलाना है, तो उन्हें खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए ये मिशन था। MG नरेगा हम सब जानते हैं कि आपको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है कुछ दिनों का, तो ये जो स्कीम है ये इन्हीं दोनों स्कीम का कन्वर्जेंस है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकंड, अगर ये पूछा जाए कि ये स्कीम कौन सी कैटेगरी पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, तो ये विमेन पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। कोई भी वुमेन अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में रजिस्टर है जो कि NRLM के अंडर बनाए जाते हैं, तो उसको 1 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसके पास MG नरेगा का जॉब कार्ड होना चाहिए। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। कितना असिस्टेंस मिलेगा, 1 लाख। अमाउंट भी आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऊपर है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आपको नाम से इससे पता लग रहा है कि क्या दिया जाएगा, ग्रामीण इलाकों में आवास दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन कहता है कि पक्का हाउस दिया जाएगा हर एक फैसिलिटी के साथ, ठीक है, जो भी होमलेस लोग हैं उनको। और कब तक दिया जाएगा, 2022 तक। टारगेट बिल्कुल सही है, 2022 तक कहा गया है कि हर एक गांव के बंदे को क्या दिया जाएगा, पक्का घर दिया जाएगा, जिनके पास घर नहीं है या फिर जो लोग कच्चे घरों में रहते हैं। जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो कहता है कि जो बेनिफिशियरीज हैं इस स्कीम के अंडर, अब किनको दिया जाएगा, कैसे चेक करेंगे, कोई कार्ड होगा, कोई डाटा होगा, तो कौन सा डाटा यूज किया जाएगा, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा क्या है, एक्चुअल में सोशल इकोनॉमिक लेवल पे कंट्री में लोगों का स्टेटस क्या है, उसके बेस पे ये डाटा है। इससे चेक हो पाएगा कि किसी की इकोनॉमिक कैपेसिटी कितनी है, कितनी इनकम है, सोशल कंडीशन कैसी है, तभी तो हम पक्का कर देंगे। अब हो सकता है कोई फर्जी घोस्ट बेनिफिशियरी बन के ये बेनिफिट ले ले, तो इसको रोकने के लिए ये सेंसस का डाटा हम यूज करेंगे। ये पॉइंट भी आपका सही है, तो सी आपका थर्ड नंबर जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को बनाने के लिए किस चीज के लिए बनाए जाएंगे, लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए जाएंगे। स्किल्स को और ज्यादा इन्हांस किया जाएगा, इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो सेटअप किया जाएगा। ये कौन सी जगह पे सेटअप होगा ये आपको बताना है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिस जगह पे हम स्किल को और भी ज्यादा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ये आपका सोलन में स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। सोलन में आपका ये स्टैब्लिश होगा, और सोलन में अगर पूछा जाए कौन सी जगह पे, तो वाकना घाट में ये आपका सेटअप किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किस चीज के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए। इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 68 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें ADB क्या करेगा, हेल्प करेगा। ADB क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश की इस प्रोजेक्ट में, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन पे है। अर्बन मतलब रूरल एरिया को अर्बन जैसा बनाएंगे। तो ये 2016 को लॉन्च हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम हर एक एरिया में क्लस्टर बनाएंगे डेवलपमेंट के लिए, कि जैसे एक बहुत बड़ा गांव है, हमने वहां क्लस्टर बना दिए 12 घर करके, तो उनको हम डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे उन एरियाज को, कि उनमें पूरी फैसिलिटी दी जाएंगी,
जो कि अवेलेबल है शहरों में भी, ठीक है। और ये कितने टाइम में करेंगे, 5 साल में करेंगे हम लोग। तो आपको ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंतर्गत कितने ऐसे क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे रूरल एरिया में। तो ये आपके अप्रोक्सीमेटली 300 क्लस्टर हम ऐसे बनाएंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, पूरी तरह से उनमें फैसिलिटी दे देंगे अर्बन टाइप। ये क्यों किया जा रहा है, बेसिकली ताकि रूरल एरिया के लोग हैं वो यहाँ पे ही रह के जो है वो ज्यादा काम करें, माइग्रेशन की तरफ कम जाएं, ताकि इस एरिया की भी ग्रोथ हो सके, हर बैकवर्ड एरिया को बढ़िया बनाया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है, आपको उसका नाम बताना है। ये स्कीम है क्या, ये स्कीम इस स्कीम में कंट्रीब्यूशन किस किस का है, एमजी नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और 14th फाइनेंस कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन का। इन तीनों की असिस्टेंस के साथ, मतलब इन तीनों का कन्वर्जेंस है ये स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, पंचायत जो है उनमें पार्क, गार्डन और हर एक तरीके की जरूरतमंद की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली ये स्कीम पंचायत एरिया को और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए है, और ये 3 स्कीम्स का कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि एमजी नरेगा के अंतर्गत भी यहाँ पे काम होगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत भी काम होगा, 14वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से भी काम होगा। तो ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है, आपको इस स्कीम का नाम बताना है। आपकी स्कीम का नाम है पंचवती। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर आ जाए पंचवती कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो हिमाचल प्रदेश की है। किस चीज से एसोसिएटेड है, पंचायत एरिया के गार्डन्स, पार्क, नेसेसरी फैसिलिटीज देने के लिए ये अवेलेबल है ये स्कीम, तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पावर यूटिलिटी की ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए इलेक्ट्रिक डिवीजन बनाया गया हिमाचल प्रदेश में। ये इलेक्ट्रिक डिवीजन कब बनाया गया, कौन से साल में बनाया गया, अगस्त को, ये आपको बताना है, ठीक है। पहले ये पीडब्ल्यूडी के अंडर बनाया गया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंडर बनाया गया इलेक्ट्रिक डिवीजन का, लेकिन बाद में इलेक्ट्रिक वाले इस डिपार्टमेंट को अलग बना दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पावर के नाम से। कब, 1964 में। तो ये जो इलेक्ट्रिक डिवीजन डिपार्टमेंट था, फॉर्मेशन की गई इसकी कब की गई थी, 1953 में। पहले ये डिवीजन बना, ठीक है, फिर उसके बाद से 1964 में ये सेपरेट डिपार्टमेंट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी इंटरनेशनल बॉडी का लोन जो है वो अप्रूव कर दिया है हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसके अंतर्गत ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है स्टेट में वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट किए जा सकेंगे एक प्रॉपर मास्टर प्लान के अंतर्गत, ताकि हम प्रॉपरली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को बना के बिजली हर एक इलाके तक पहुंचा सके। तो ये आपका एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो लोन है वो इसमें हेल्प करेगा, जिससे कि ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला में। बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है ये भी। हिम ऊर्जा, इसके बारे में अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हिम ऊर्जा से किया क्या जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको क्या पॉपुलराइज कर रहे हैं हम, ताकि लोग जो है वो फॉसिल फ्यूल की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दें और ये समझे कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब का यूज क्या है। ये किया जा रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा। किस बॉडी के फाइनेंशियल सपोर्ट से ये हिम ऊर्जा चलाई जा रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आ जाए हिम ऊर्जा किसके लिए है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को पॉपुलर करने के लिए, और ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के असिस्टेंस से चलाई जाने वाली स्कीम है। आप इन्वायरमेंट वाली मिनिस्ट्री से कंफ्यूज नहीं होंगे। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है जो इसमें हेल्प कर रही है, और इसके अंतर्गत स्मॉल हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट होते हैं अप टू 5 मेगावाट, उनको भी असिस्टेंस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पे है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है, क्या एक्चुअल में। अब रिन्यूएबल एनर्जी तो हमने बना ली, सपोज सोलर एनर्जी से बहुत सारी एक जगह पे एनर्जी इकट्ठा हो गई, इसको ट्रांसमिट कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। नंबर ऑफ ग्रिड्स किस तरीके से लगाए जाएंगे, ग्रिड्स लगा के रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांसमिशन जो है उसकी कनेक्टिविटी कैसे की जाएगी, उस कनेक्टिविटी को, जब वो कनेक्टिविटी बन जाएगी उसे हम कहेंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। इसको फंड कर रहा है KfW बैंक। ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था एक में कि ये जर्मनी का बैंक है, और ये इसके लिए 57 मिलियन यूरो भी दे रहा है। हिमाचल प्रदेश को KfW बैंक जो है वो 57 मिलियन यूरो देगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो हैं वो इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 1 में फंड किए जाएंगे जर्मनी के द्वारा, जिसमें से 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी वाले अंडर एग्जीक्यूशन हैं। तो आपके टोटल 10 प्रोजेक्ट होंगे
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए, जिसमें से 3 ऑलरेडी हो चुके हैं कंप्लीट, 7 बचे हुए हैं, ठीक है, और जर्मनी इसमें असिस्टेंस दे रहा है। हिमाचल प्रदेश एक मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन है। आपको बताना है कि स्टेट की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का कितना % कंट्रीब्यूशन है। तो ये आपका 7% कंट्रीब्यूशन है, किसका? टूरिज्म का, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में, जो कि एक बहुत ही बड़ा और बढ़िया शेयर है। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो 4 आपके पास ऑप्शन है, चारों ही सही हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मतलब इंटरेस्ट पे कुछ आपको छूट दी जाएगी अगर आप टूरिज्म का कुछ खोलना चाहते हैं। सेकंड है कुल्लू, कांगड़ा और शिमला में एयर स्ट्रिप जो हैं वो बनाई जाएंगी। तीनों जगह ध्यान रखनी है, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला, ये भी सही है। तीसरा है RCS उड़ान 2 के अंतर्गत 5 हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। हम उड़ान मतलब हम एयर की फैसिलिटी को इतना अफोर्डेबल बनाएंगे कि हर एक बंदा एयर ट्रेवल कर सके। इसके अंतर्गत 5 हेलीपोर्ट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में डेवलप किए जाएंगे। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। नई राहें नई मंजिलें स्कीम जो है वो आपको बताना है कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है। पहली चीज, राहें नई मंजिलें स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है? हिमाचल प्रदेश की, और ये आपकी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्कीम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है। इसकी लागत अगर पूछी जाए तो 50 करोड़ रुपया इस स्कीम के लिए दिया गया है, ताकि जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए, हम उनको डेवलप करेंगे। किस लिए? टूरिज्म को और ग्रो करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि टूरिस्ट अराइवल में कितने % डिक्लाइन देखा गया है हिमाचल प्रदेश में, और ये डिक्लाइन का सबसे मेजर रीजन था पैंडेमिक, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने ट्रैवल नहीं किया। तो कितने % डिक्लाइन देखा गया पिछले साल के कंपैरिजन में? 81% जो है वो डिक्लाइन देखा गया टूरिस्ट में। कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने प्रपोज किया है कि वो शिव धाम बनाएगी, जिसमें कि 12 शिव ज्योतिर्लिंग की तरह ही क्या बनाया जाएगा? उनका रेप्लिका बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये किस जगह पे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट बना रही है ये आपको बताना है। और देखिए ये मंडी टाउन में, ठीक है, एक कल्चर सेंटर भी बनाया जाएगा। उसमें क्या होगा? पूरी ओपन स्पेस होगी जहां पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और ये मंडी में बनाया जाएगा। तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है जो कि शिव धाम बनाएगी 12 ज्योतिर्लिंग से इंस्पायर होके। और ये कहाँ बनाए जाएंगे? ये आपके मंडी टाउन में ही बनाए जाएंगे, और वहीं पे कल्चर सेंटर भी बनाया जाएगा ओपन मेडिटेशन के लिए। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि स्काई डेस्टिनेशन के लिए डेवलप किया जाएगा, तो वो आपका शिमला है। और चंसहल एरिया जो है शिमला का, उसको हम स्काई डेस्टिनेशन के लिए डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एरिया है जिसको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए डेवलप नहीं किया जा रहा है? मतलब एक ऐसा एरिया है जिसको नहीं डेवलप किया जाएगा वाटर एक्टिविटीज के लिए। वाटर टूरिज्म होता है, एडवेंचर्स होते हैं, बाकी 3 को किया जा रहा है। तो वो आपका एरिया है गोबिंद सागर रिजर्वायर। इसको छोड़ के बाकी 3 एरिया, लारजी रिजर्वायर, पोंग डैम एरिया, कोल डैम, इन तीनों को किस लिए हम डेवलप करेंगे? वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए, या आप कह सकते हो वाटर रिलेटेड टूरिज्म जो होता है एडवेंचर, उसके लिए हम इन तीनों को डेवलप करेंगे। नाम तीनों का ध्यान रखेंगे आप। हिमाचल प्रदेश की एक टूरिज्म सेक्टर पॉलिसी है 2019 की, उसमें यह बताया गया है कि हम 2 ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको हम अचीव करेंगे। किस तरीके से? प्राइवेट इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ पाए। और वो कौन से 2 SDG हैं जिनको डेवलप करने की बात चल रही है, आपको ये बताना है। आपका सही आंसर है SDG 8 और 12। टोटल 17 गोल हैं, जिसमें से 8 और 12 गोल नंबर जो है उसको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट के थ्रू अचीव किया जाएगा। SDG 8 आपका क्या है? डिसेंट वर्क के लिए है, ठीक है, ताकि वर्किंग अपॉर्चुनिटी प्रॉपर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड से हम लेके आ सकें। जो 12 नंबर गोल है वो आपका है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। ये हमने सारे गोल किए हुए हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि आप इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करके
आप इन्वायरमेंट को उतना ही यूज करेंगे ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। तो ये दो जो गोल हैं SDG 8 और 12, ये डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म सेक्टर पॉलिसी में मेंशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट ने कितने किलोमीटर का मोटरेबल रोड जो है वो नवंबर 2020 तक बना दिया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कितने किलोमीटर का रोड अभी तक बन चुका है मोटरेबल हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में? तो वो आपका है 39,998 किलोमीटर का। अब ये मोटरेबल रोड में आपका जीपेबल ट्रैक भी है और हर एक तरीके का ट्रैक इन्वॉल्व है। ग्रीन कार्ड स्कीम, स्मार्ट कार्ड स्कीम और सम्मान कार्ड स्कीम, ये किनके बेनिफिट के लिए लॉन्च की गई हैं हिमाचल प्रदेश में? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। ये आपकी तीनों स्कीम पैसेंजर्स के बेनिफिट के लिए है। कैसे? सम्मान कार्ड स्कीम आपकी सीनियर सिटीजन के लिए है। जैसे आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं तो पास होता है आपके पास, या कोई भी आपके पास कार्ड होता है जिसके थ्रू आपका जो खर्चा है, किराया है, वो कम लगेगा। तो ये तीनों स्कीम पैसेंजर्स के बेनिफिट के लिए हैं, ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड। नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है आपको बताना है कि वो स्टेट में हर साल बनाया जाता है, और ये कब से कब मनाया जाता है? ये 11 जनवरी से 17 जनवरी तक हर साल मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया। आपको बताना है कि इस साल हमने कौन से नंबर का रोड सेफ्टी वीक जो है वो मनाया। ध्यान रखिए, रोड सेफ्टी वीक है, डे नहीं है, ठीक है। एक हफ्ता होता है जिसमें हम पूरा जोर देते हैं कि रोड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टेट ने 2021 में आपका 31वें नंबर का नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है वो मनाया। इसके साथ ही ये लेक्चर खत्म होता है। आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है हिमाचल प्रदेश का वो बाइंड अप हो चुका है पूरी तरह। नेक्स्ट वीडियो बजट का होगा जिसमें हम बजट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।